दोस्तों, क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि धरती की इमेज पूरी तरह से फेक है? क्या आपको यकीन होगा? चलिए इसकी रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं। अब जिस धरती को हम हर दिन देख रहे हैं, असल में वो कुछ अलग ही दिखती है। असल में धरती का वो हिस्सा है जो इंटरनेट से लेकर ग्लोब पर हर जगह दिखाया जाता है, और यहाँ पर कोई लैंड और कॉन्टिनेंट भी नहीं है। धरती का ये जो साइड है, इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम छिपा हुआ है। जिस वर्ल्ड मैप को आप बचपन से देखते आ रहे हैं, वही आपको बेवकूफ बना रहा है। जैसे ग्रीनलैंड, जो अपने आप में ही एक कॉन्टिनेंट के साइज का लगता है, लेकिन अगर उसे इंडिया के करीब लाया जाए तो आप देखें कि इंडिया ग्रीनलैंड से 1.5 गुना बड़ा है, जबकि मैप में तो कुछ और ही दिखाया जा रहा है। वर्ल्ड मैप की समस्या यह कि इसे एक डायमेंशनल पेपर पर दिखाने के कारण इसके साइज को गलत तरीके से पेश किया गया है। यानी इंडिया जहां छोटा नजर आता है, अगर उसे नॉर्थ या साउथ पोल पर ले जाया जाए तो पता चलेगा कि यह किसी महाद्वीप से भी बड़ा है। इसके अलावा धरती पूरी तरह से गोल नहीं है। बीच का हिस्सा सामान्य स्फीयर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट या फैला हुआ है। इस वजह से बीच के स्ट्रिप में स्थित देश साइज में छोटे दिखाई देते हैं, जबकि असल में इसका उल्टा है। जब आप जिस ग्लोब या वर्ल्ड मैप की इमेज को देखते हैं, वह पूरी कहानी नहीं बताती। इसलिए एक तरफ जहां धरती जमीन से भरी हुई नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ खाली समुद्र दिखाई देता है। दरअसल यहां पर पैसिफिक ओशियन के 2 हिस्से में बांट दिया गया है। एक हिस्सा आपके मैप पर बाएं तरफ और दूसरा दाएं तरफ। यहां दूर दूर तक सिर्फ समुद्र फैला हुआ है, जिसे हम पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, जो धरती के कुल क्षेत्रफल का 30% कवर करता है। इसका एरिया धरती के सभी 7 महाद्वीप से बड़ा है, और मार्स का कुल एरिया भी पैसिफिक ओशियन के मुकाबले बहुत छोटा है। अब एक तरफ एक क्षेत्र है जहां जमीन और महाद्वीप भरे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल खाली लगता है। लेकिन नेचर के डिजाइन में इस भेदभाव का कारण आपको हैरान कर सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वर्ल्ड मैप पर दिखने वाले सभी महाद्वीप किसी पजल के टुकड़े की तरह नजर आते हैं? अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये पजल के टुकड़े मिलकर एक पूरी संरचना बनाते हैं। इसका कारण है 20 करोड़ साल पहले पुराने सबूतों में पाया जा सकता है, क्योंकि उस समय ये सभी महाद्वीप एक सुपर महाद्वीप का हिस्सा थे, जिसे पैंगिया कहा गया। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ये पैंगिया टूटकर बिखरने लगा। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि हमारी धरती कॉन्टिनेंट के मेक और ब्रेक के प्रोसेस से 3 बार होकर गुजर चुकी है, और ये प्रोसेस आगे भी लगातार होने वाला है। इस मूवमेंट की प्रोसेस हमें अल्फ्रेड वेगर की कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी से मिलती है, जिसमें कॉन्टिनेंट्स के ऐसे टूटने और ज्वाइन होने के प्रोसेस के पीछे धरती की टेक्टोनिक प्लेट को जिम्मेदार ठहरा जाता है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स का ये मूवमेंट 2 तरीके से होता है, जिससे हमें पहले तरीके के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, और इनके बीच एक नई ओशियन क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसके बीच नए ओशियन का फॉर्मेशन होता है। अब आज से 20 करोड़ साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब पेंजिया अलग होकर आज से पैसिफिक, अटलांटिक, इंडिया और आर्कटिक ओशियन का जन्म हुआ। अब अगर दूसरा तरीका देखें तो टेक्टोनिक प्लेट दूर जाने की बजाय पास आती है और आपस में टकराकर माउंट रेंजेस का फॉर्मेशन करती हैं। अब धरती की हिस्ट्री में टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर काफी कॉमन इवेंट है, जिसका एक वेल नॉन एग्जाम्पल इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स का यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट से टकराना है, जिसके कारण हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन हुआ था, और ये टक्कर अभी भी चल रही है, जिसके कारण हर साल हिमालय की हाइट लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अब यह इंडियन टेक्टोनिक प्लेट केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्रफल 2 गुना है, और इसके आधे से भी ज्यादा हिस्सा सी लेवल से काफी नीचे है, इसलिए हम इसे नहीं देख पाते। इसके अलावा धरती पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से टकराती हैं, और ये सभी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर धरती का सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन मौजूद है। यहां धरती की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार पैसिफिक ओशियन में मौजूद पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट से टकरा रही हैं, और इसी कारण पैसिफिक ओशियन के चारों ओर एक बाउंड्री का फॉर्मेशन हुआ है। असल में यह कोई सीमा नहीं है जिसे किसी देश ने खींचा हो, लेकिन जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ बहुत सी सीमाएं बनी हुई दिखाई देती हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। यह 40,000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्र है, और इसे रिंग्स ऑफ फायर कहने के पीछे का मुख्य कारण यहाँ की अस्थिरता है। यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेट्स की टकराहट के कारण धरती की 75% वॉल्केनिक गतिविधियां इसी क्षेत्र में होती हैं। साथ ही धरती पर आने वाले 90% भूकंप भी इसी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण जापान है, जो इसी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, और इसलिए यहाँ पर हर समय वॉल्केनिक गतिविधि और भूकंप का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि जापान में 10% वॉल्केनिक इरप्शन
और हर साल 1500 से ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। पैसिफिक ओशन में कॉन्टिनेंट एम्बेसिस का कारण भी इस रिंग ऑफ फायर बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल रिंग ऑफ फायर का ये रीजन धरती के कॉन्टिनेंट्स को पैसिफिक ओशन में एंटर होने नहीं देता। अब इसके पीछे का रीजन जानने के लिए आपको धरती में बाहर से दिख रहा है यानी कि समुद्र को इग्नोर करते हुए टेक्टोनिक प्लेट के मैप पर नजर डालना होगा। अब पैसिफिक एरिया के इस ओशन को जिसे हम खाली मानते हैं सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर मौजूद है यानी कि पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट। कंपैरिजन के लिए ये रिंग ऑफ फायर हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से 20 गुना बड़ी है और पूरे चांद के क्षेत्रफल से भी 3 गुना बड़ी है। क्योंकि पैसिफिक प्लेट पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख पाते, लेकिन जब यह दूसरी छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से टकराती है तब हम इसे नोटिस कर पाते हैं। यह टकराव समुद्र को चीरते हुए ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बनाता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं में कई पर्वतों से वोल्केनो भी निकलते हैं जो रिंग ऑफ फायर का निर्माण करते हैं और हमें पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट के अस्तित्व का सबूत देते हैं। नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, यूरेशियन, कैरिबियन, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलियन इन सभी टेक्टोनिक प्लेट्स पर हमें ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं और वोल्केनो देखने को मिलते हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों की टकराट का परिणाम है। इस टकराव के दौरान कई आइलैंड्स का भी निर्माण हुआ है जैसे कि जापान और इंडोनेशिया। इन क्षेत्रों में रिंग ऑफ फायर की वजह से हर समय बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप और सुनामी का खतरा बना रहता है। यदि कोई बड़ा आइलैंड इस रिंग ऑफ फायर के पास आ जाता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स की टकराहट के कारण वह पर्वत श्रृंखला बनने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और यह आइलैंड पैसिफिक ओशन में प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन इस पैसिफिक ओशन के मैप इल्यूजन के अलावा एक और दिलचस्प बात यह है जिसे शायद आपने नहीं सोचा होगा, और वो ये है कि हम हमेशा धरती को इसी दिशा में देखते हैं। यही एक सामान्य तरीका मानते आ रहे हैं और इस तरीके से देखने पर हमें धरती में जमीन ज्यादा और पानी कम नजर आता है। लेकिन अगर हम इसे उल्टा कर देखें तो हमें समझ में आता है कि पानी वास्तव में जमीन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ग्लोब को उलटकर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि क्या हम सभी इस ग्लोबल मैप के इल्यूजन से बचने के लिए कोई बेहतर समाधान निकाल पाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।